हाय एवरीवन, आई एम सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू अपस्किल। और हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यू लेबर कोड, जहाँ पे हम कोड ऑन वेजेस डिस्कस कर रहे हैं। छोटा सा रीकैप देख लेते हैं। ये है सेशन 4 आज, और रीकैप में हमने पहले देखे हैं 3 सेशंस। तो सेशन 1 में हमने चेक किया था इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने देखा था कि 1 to 9 तक हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। सेशन 2 में हमने देखा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी हमने स्टार्ट करा, जहाँ पे हमने देखी कुछ डेफिनेशंस, कुछ 10 डेफिनेशंस, 26 डेफिनेशंस एंड टोटल हम उन्हें कर रहे हैं पार्ट्स में। सेशन 3 में हमने देखा अगेन डेफिनेशंस के से लेके एक्स तक कौन सी, ट्रिब्यूनल हमने लास्ट देखी थी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजेस, राइट। सो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अगर आप रेडी टू गेट अपडेट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ले लीजिए मेंबरशिप, आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी ये सेशंस। रेडी टू अपस्किल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये सेशंस ऐसे ही। स्टार्ट करते हैं वेजेस से। देखिए बहुत ही क्लियरली समझेंगे इसे। वेजेस मींस ऑल रेम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरीज, allowances or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, पहले ऊपर समझते हैं, all remuneration whether by way of क्या क्या सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, या फिर अदरवाइज जो कि एक्सप्रेस हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर मनी में एक्सप्रेस हो सकती हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, या फिर एक्सप्रेस हो सकती हैं कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, ठीक है। विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस हैं या इम्प्लाइड है, मतलब बताया हुआ है साफ साफ, या फिर इम्प्लाइड है कि मतलब ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है। वर फुलफिल्ड, अगर वो फुलफिल हो रही हैं। बी पेबल टू अ पर्सन, दे रहे हैं टू अ पर्सन, पेबल है, देनी है टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूड, साफ साफ कह रहा है भाई कोई भी रेम्यूनरेशन, जो भी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, या फिर अदरवाइज हैं जो कि हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर कैपेबल हैं जो एक्सप्रेस हो सकती हैं किस में, मनी में। विच वुड इफ, अगर हमारी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है और वो फुलफिल हो रही हैं। बी पेबल टू अ पर्सन, पेबल बनता है देना किसी पर्सन को जो कि हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, जिसने काम किया है। एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स, अब ये सब इंक्लूड कर लो। बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी, ये तीनों चीजें आप इंक्लूड कर लो साथ में। बट डज नॉट इंक्लूड, इसे ध्यान से पढ़ना है। बट डज नॉट इंक्लूड, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोल दी, तो अब क्या करना है हमें, हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान हमें क्या रख लेना है, ऊपर रेम्यूनरेशन जो सैलरी अलाउंसेस है, अदरवाइज है जो एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड है, वो सारा कुछ, प्लस बेसिक पे डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये हमारा सब वेजेस में आ रहा है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सारी चीजें बट डज नॉट इंक्लूड में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या आ रहा है, any bonus payable under any law for the time being in force which does not form part of the remuneration payable under the terms of employment, bonus जो कि under any law है, जो कि does not form part of remuneration, जो remuneration का part नहीं है, जैसे आप कह रहे हो बोनस है ये अलग से, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन और द सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, medical attendance or other amenity or of any service excluded from the computation of wages by a general or special order of appropriate government, appropriate government के किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के वजह से आप जब एक्सक्लूड कर रहे हो computation of wages, value of house accommodation or supply of light, water, medical attendance or any other amenity or any other service, ठीक है, ये नहीं होगी include. Any contribution paid by the employer to any pension or provident fund and the interest which may have accrued thereon, साफ साफ कह रहा है भाई क्या क्या contribution है किसका, पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और पीएफ एंड द इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अक्रूड हो रहा है, वो भी किसका कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना है एम्प्लॉयर का, ठीक है। एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन, पीएफ और उसके ऊपर का इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज एनी कन्वेंस अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट एनी सम पेड to the employed person to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment. मैंने ना ये सारी चीजें पहले भी पीएफ एक्ट वगैरह में छोटी छोटी ये समझाई हुई है कि एक्चुअल में हम इन्हें क्यों एक्सक्लूड करते हैं। तो आप पीएफ एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये सब प्लीज सेशन जरूर देख लें। 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप में मिल जाएंगे आपको, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की प्लेलिस्ट है जहां से आपको पीएफ एक्ट भी मिल जाएगा, वहां से आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा देखिए ई में हमारा था एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए शॉर्ट में समझाती हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई कोई मार्केटिंग का बंदा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटिंग का पर्सन है जिसको हमने किसी काम से भेजा, उसने क्या करा, उसने शाम को उसे मार्केटिंग की कोई क्लाइंट क्रैक करना था, मतलब कस्टमर
मतलब उसे क्लाइंट बनाना था एक्चुअल में, तो उसने क्या कहा कि भाई मीटिंग दिन में नहीं हो पाई, चलिए हम डिनर पे बात करते हैं। शाम को मतलब वो आउट ऑफ स्टेशन गया, उसने डिनर पे इनवाइट कर लिया क्लाइंट को और उससे चीजें डिस्कस कर ली प्रोजेक्ट के बारे में। तो वहां पे जो डिनर के एक्सपेंसेस हुए नॉर्मली, इस तरीके की चीजें जो हैं ये क्यों आई, क्योंकि उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा है। ठीक है, तो ये स्पेशल एक्सपेंसेस हुए डिनर के और वहां के कुछ भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी पहले से पास ऑन होते हैं, सारी चीजें प्रूव्ड होती हैं, पता होता है भाई एम्प्लॉय इस पर्पस के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉय पहले से बता देता है कि भाई चलो मेरी दिन में मीटिंग नहीं हो पाई है, नाउ अब हम इवनिंग में मीटिंग करने वाले हैं और वहां पे ये एक्सपेंसेस होने वाले हैं, वो सब वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि जो एक्सपेंसेस बताए थे उससे ज्यादा हो जाते हैं, उससे कम हो जाते हैं, तो ये उन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि उसे ऐसे स्पेशल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं ये वहां पे इंक्लूड नहीं होगा वेजेस में। सिंपल सी बात है, वो वेज का पार्ट नहीं है ना यार, वो तो एक एक्सपेंस उसने कंपनी के बिहाफ पे उस वक्त कर दिया, वो करना जरूरी था, वो मार्केटिंग के पर्पज से उसने किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस, ये नहीं होगा इंक्लूड। रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोई रेम्यूनरेशन है जो आपने एज अवार्ड दिया है या सेटलमेंट दिया है, कोई केस वेस चला, उसमें कोर्ट ने कह दिया भाई चलो कंपनी इतना पे करेगी आपको, तो ये नहीं कि आप वेजेस में उठा के चिपका दोगे, वो तो एक अलग केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि भाई इतना इनका बनता है, एम्प्लॉय का बनता है अमाउंट, तो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि कुछ भी डिसाइड हो सकता है, 5-10 हज़ार डिसाइड हुआ, अब आपने क्या करा यार, चलो आपने उसे वेजेस में चिपका दिया और कह दिया भाई हम तो मिनिमम वेज सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं, एक सेपरेट एक्सपेंस है जो कि कोर्ट ने आपको कहा कि भाई आपको पे करना है, तो वो अलग आएगा, वो वेजेस में ऐसे ऐड नहीं हो। एनी ओवर टाइम अलाउंस, एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, एनी ग्रेचुइटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन, एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू द एम्प्लॉय और एनी एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू हिम ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सब चीजें आप, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, ये नहीं उठा के वेजेस में आपने चिपका दिए, ये सब अलग से प्रॉपर अमाउंट्स हैं, बहुत लमसम बड़ी बड़ी अमाउंट्स है, या आप वेजेस में चिपका दोगे और कहोगे कि यार चलो मैं तो मिनिमम वेज का रूल सेटिस्फाई कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम वेजेस क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप वो अमाउंट सही पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम वेजेस का जो अमाउंट है वो आप सही पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप कोई भी अमाउंट लाओगे और उसमें चिपका दोगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस अंडर दिस क्लॉज, इफ पेमेंट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय अंडर क्लॉजेस A to I कमीशन तक exceeds 1/2 or such other percent as may be notified by central government of the all remuneration calculated under this clause, the amount which exceeds such 1/2 or the percent so notified shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in wages under this clause। अब ये क्या कह दिया भाई, ये कुछ ज्यादा सा कह दिया, तो इसको समझना जरूरी है। प्रोवाइडेड में कह रहे हैं, देखिए फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस अंडर दिस क्लॉज, जब हम वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं इस क्लॉज में, तो वेजेस मैंने कैसे कैलकुलेट करी होगी, ऊपर सैलरीज अलाउंसेस और जो हमने बोला था अदरवाइज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, वो सारी अमाउंट प्लस हमने की होगी बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, वो सब हमने ऐड किया होगा, वो सब ऐड करा होगा और ये एक्सक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस अंडर दिस क्लॉज, इफ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, जो कि पेमेंट एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को A to I एक्सीड्स 1/2, ये जो A to I है बट डज नॉट इंक्लूड वाला A से I तक है, ये किससे एक्सीड हो रहा है, 1/2 और सच अदर परसेंट, कोई भी ऐसा परसेंट हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाल दिया कि अगर इससे एक्सीड हो रहा है, इतने परसेंट से एक्सीड हो रहा है, तो ऑफ द ऑल रेम्यूनरेशन कैलकुलेटेड अंडर दिस क्लॉज, हमने पूरा जो रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करा ऊपर वाला, वो किससे ज्यादा आ रहा है, उसका हमने हाफ करा, जो मैंने ऊपर पूरा रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करा उसको मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, और वो जो हाफ करा वो एक्सीड हो रहा है A to I से, जब A to I को देखा तो वो इतना सारा अमाउंट बैठा कि वो जो मेरा ऊपर वाला रेम्यूनरेशन है उससे भी ज्यादा एक्सीड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक बहुत छोटी सी अमाउंट ले लेते हैं, ऊपर मैंने क्या करा, ऊपर 10,000, ठीक है, ये इजी से रहती है इसलिए मैं 10,000 ले लेती हूँ। ऊपर जो मेरी पूरी वेजेस आ रही थी कंप्लीट, जो हमने बेसिक पे, डीएनएस, रिटेनिंग लगाई, वो सब मिला के 10,000 आ रही थी, और ये जो A to I का क्लॉज है ना यार, ये पता है 7,000 आ रहा था, तो अब ये ज्यादा हो गया ना, 1/2 से ज्यादा हो गया, मतलब 1/2 10,000 का कितना हुआ, 5,000, 5,000 से ज्यादा हो गई ना, ये तो यही अमाउंट 7,000 बैठ गई। ठीक है, और हम इसे इंक्लूड नहीं कर रहे, या फिर कोई भी परसेंटेज जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी हो, गवर्नमेंट ने कह दिया 2/3 या गवर्नमेंट ने और कुछ परसेंट बोल दी, 10%, 20%, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब ये 10,000 तो मेरी पूरी रेम्यूनरेशन आ रही थी, और नीचे ये जो A to I है ये बैठ गया 7,000, तो अब ये 1/2 से एक्सीड कर गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं, द अमाउंट विच एक्सीड्स, मतलब अमाउंट कितनी एक्सीड हो रही है मेरी, 2,000, ठीक है ना, 2,000 एक्सीड हो रही है,
विच एक्सीड सच वन हाफ से जो एक्सीड हो रही है, और द परसेंट मतलब जो भी परसेंट नोटिफाई करेगी, शैल बी डीम्ड एज रेम्यूनरेशन, वो रेम्यूनरेशन मानी जाएगी, एंड शैल बी अकॉर्डिंगली एडेड इन वेजेस अंडर दिस क्लॉज। तो मेरे को क्या करूंगी मैं, भाई 7,000 वो आ रही है, हाफ तो मैंने चलो हटा दी A to I वाले क्लॉज से, 5,000 तो मैं नहीं ऐड कर रही, लेकिन वो जो 2,000 है ना यार, वो 2,000 10,000 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले मैंने ऊपर का अमाउंट निकाल लिया, ये बट डज नॉट इंक्लूड मैंने अलग से निकाला। बट डज नॉट इंक्लूड में जो A से I वाला पोर्शन है वो मेरा 7,000 आ रहा था, वो मेरा 10,000 आ रहा था ऊपर वाला। अब मैंने देखा यार ये वन हाफ कितना बैठता है, 5,000, 5,000 तो ये हाफ बैठ रहा है और यहाँ पे 7,000 बैठ रहा है, तो अमाउंट कितनी एक्सीड हो रही है, ये 2,000 जो एक्सीड हो रही है, ये मैं वेजेस में ऐड कर दूंगी। तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 मेरी वेजेस हो गई जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है। ठीक है, ये है बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलिए प्रोवाइडेड फर्दर। अब ये समझ नहीं आए अगर तो प्लीज इसे दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और ये नोट करके सुनिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ये 10 और 7 वाला एग्जाम्पल, लेकिन आप इसे नोट करके लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन हो रही है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस द एमोल्यूमेंट्स स्पेसिफाइड in clauses D, F, G and H shall be taken for computation of wages। क्या है, डी में क्या है, डी में है कन्वेंस अलाउंस, एफ में है हमारा HRA हाउस रेंट अलाउंस, जी में है हमारा रेम्यूनरेशन, और एच में है हमारा ओवर टाइम अलाउंस। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स, अगर हम ऑल जेंडर्स को इक्वल वेजेस देना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड में है ये प्रोवाइडेड फर्दर एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये वाले जो एमोल्यूमेंट्स हैं ये हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेज में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा वेज। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में से एक्सप्लेन कर दिया है, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप इसको दोबारा से जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्कर। जेड वर्कर मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एम्प्लॉय में एक्सक्लूड कर दिया था अप्रेंटिस को, वैसे ही यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है कि वर्कर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस एक्ट में जो मेंशन है। एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवार्ड whether the terms of employment be express or implied and includes। ओके अगेन देखिए इसमें वही सारे टर्म्स यूज हुए हैं जो एम्प्लॉय में हुए थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लरिकल सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवार्ड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड इंक्लूड्स। कौन कौन इंक्लूड होंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट एज डिफाइंड इन clause this of journalist and other newspaper employees and miscellaneous provisions act। फिर है sales promotion employees as defined in clause D of this act for the purposes of any and for the purposes of any proceeding under this code in relation to an industrial dispute includes any such person who has been dismissed, जिसको dismiss कर दिया है, discharge कर दिया, or retrenched or otherwise terminated in connection with or as a consequence of that dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए कोई डिस्प्यूट हुआ और आपने किसी को उसी वक्त डिस्प्यूट, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ, आपने उसे डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, अब वो यही प्रूव करता रहेगा मैं वर्कर था। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही इसमें इंक्लूड कर दिया कि अगर ऐसा कुछ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से किसी को डिसमिस, डिस्चार्ज या फिर रिट्रेंच कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, तो वो भी पर्सन वर्कर ही कहलाए। क्योंकि क्या करोगे आप, ये कहोगे कि यार वर्कर तो ये है नहीं, तो अब इस पर जो वर्कर को हमें बेनिफिट्स देने थे वो इंक्लूड नहीं होंगे, वर्कर के राइट्स इंक्लूड नहीं होंगे। एक सेकंड में आप कह दोगे उसे डिस्चार्ज या डिसमिस करने के बाद। तो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के वजह से ये हो रहा है तो वो पर्सन भी वर्कर ही कहलाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। कौन इंक्लूड नहीं होंगे, हु इज सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट or Army Act, who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, who is employed in a supervisory capacity drawing wage of exceeding what 15,000 rupees per month or an amount as may be notified by central government from time to time। इसमें यही कह दिया है कि अभी तो हमने 15,000 पर मंथ कही है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही लोअर अमाउंट है तो सुपरवाइजरी लेवल पर ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो वो नोटिफाई करते रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो फिर हमारे एम्प्लॉय में इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पे वर्कर की बात हो रही है तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि वर्कर ये लोग नहीं कहलाएंगे। ये चार हैं, एयरफोर्स एक्ट और आर्मी एक्ट में नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉयड पुलिस सर्विस या फिर एम्प्लॉय ऑफ प्रिजन नहीं, और मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में नहीं क्योंकि वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएंगे, और हु इज एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी जिसकी एक पर्टिकुलर सैलरी बता दी यहाँ तक की है। ठीक है, या टाइम टू टाइम वो बताते रहेंगे।
तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, बहुत ही ईजी डेफिनेशंस हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने बेयर एक्ट से पढ़ी है ये डेफिनेशंस, हमेशा से वैसे ही जैसे हम इजी वे में समझते हैं, ऐसे ही सारे सेशंस इजी वे में बने हुए हैं। लॉ से रिलेटेड बहुत सेशंस हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, आप उन्हें चेक करते रहें, एचआर कोर्स है उसे चेक करते रहें। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर। देखिए हम अक्सर बात करते हैं जेंडर डिस्पैरिटी एंड ऑल, ये चीजें स्पेशली सेक्शंस में लिखी हुई हैं। दैट्स व्हाई आई वांट कि आप लेबर लॉ पढ़ें, जिससे कि आपको पता चले कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैनेजरियल लेवल पे या रिक्रूटमेंट भी कोई कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि आप ये सब कर ही नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको डिस्पैरिटी करनी है किसी भी बेस पे, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एनी यूनिट देयर ऑफ अमंग एम्प्लॉइज on the ground of gender in matters relating to wages by the same employer in respect of the same work or work of a similar nature done by any employee। वही वाली बात कि भाई सेम होना चाहिए सब कुछ, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नो एम्प्लॉयर शेल फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, ऊपर वाले को कंप्लाई करने के चक्कर में रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय, ये भी नहीं कर सकते आप कि चलो मैं जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, मैंने क्या करा, मैंने वेजेस रिड्यूस कर दिए, वो नहीं कर सकते। मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स व्हाइल रिक्रूटिंग एनी एम्प्लॉय फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर and in the conditions of employment except where the employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being in force। अगर स्पेशली women को prohibit या restrict किया गया है किसी लॉ की वजह से, किसी पर्पस की वजह से स्पेशली, तो ही आप कह सकते हो कि भाई नहीं हम वहां पे रिक्रूट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन भी क्या मतलब, आप स्पेशली बता दोगे कि भाई फीमेल वर्कर्स नहीं है यहाँ पे अलाउड, हम नहीं ले रहे, लेकिन वैसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ जेंडर। तो जेंडर में दोनों आते हैं, किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम अक्सर जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे मेल्स को अवॉइड किया जाता है, फीमेल्स को हायर किया जाता है, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है, ये भी स्पेसिफिकली मेंशन है। नेक्स्ट, डिसीजन एज टू डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कैसे आएगा, वेयर देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू वेदर अ वर्क इज ऑफ सेम और सिमिलर नेचर फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कई बार ऊपर बात हुई है, द डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डिस्क्रिमिनेशन सिमिलर मींस सिमिलर नेचर, सेम नेचर के बारे में कैसे डिफाइन होगा, कैसे पता चलेगा कि सच में डिस्प्यूट है क्या है, तो वो नोटिफाई करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, सिंपल सा। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन से डिस्कस होगा चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम वेजेस, और बहुत सारी चीजें मिनिमम वेजेस एक्ट की भी आएंगी। प्लीज फॉलो करते रहें प्रीवियस सेशंस जो मैंने डिटेल बनाए हुए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के, पीएफ एक्ट के, वो भी फॉलो करें, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये सब चीजें समझना। एंड आई होप सो हम बहुत ही आसानी से ये सब चीजें समझ रहे हैं। हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, बिकॉज मुझे कमेंट्स हेल्पफुल के नहीं आ रहे हैं कि ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं वेट करूंगी। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।